बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 20 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की नहीं बल्कि अमेरिका और यूक्रेन जंग की। लफ्जी गोलाबारी इतनी बढ़ चुकी है कि बात मस्खरे और डिक्टेटर तक जा पहुंची है और यूरोपियन कंट्रीज आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे और इस मामले को, इस लड़ाई को ठंडा करवाने की कोशिश करेंगे। तो लड़ाई बड़ी कब, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मशरिक वस्ता के अंदर रूस के साथ अपने मुज़ाकरात और इसमें यूरोप या फिर यूक्रेन को शामिल ना करने के इस फैसले को डिफेंड करते हुए ये कहा कि 3 साल तुम कहाँ थे। 3 साल ना मैं सदर था अमेरिका का, तुम्हारा दोस्त जो बाइडन सदर था और तुम यूक्रेन के सदर थे जो कि अब भी तुम बने बैठे हो। तो 3 साल के दौरान तुम्हें क्यों नहीं ख्याल आया नेगोशिएशंस का, बातचीत का, रशिया को बातचीत की टेबल पर बिठाने का। और अब जबकि मैंने रूस को बातचीत की टेबल पर बिठा दिया है तो इनकी जानिब से ये रोना धोना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल बिला जवाज है। हमारे 350 बिलियन डॉलर्स खाकर मुकर जाने वाला जो ज़ेलेंस्की है, जो ज़बरदस्ती यूक्रेन का सदर बना बैठा है। हालांकि मार्च 2024 में यूक्रेन के अंदर सदारती इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन का सदर, जो कि अब पॉपुलर भी नहीं रहा यूक्रेनियों के अंदर, इसने कहा कि 4% से भी कम इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो यूक्रेनियों के अंदर जा पहुंची है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा धोया यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को गुज़िश्ता रोज़ अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वजह यूक्रेन के सदर का पुराना इंटरव्यू था। यूक्रेन के सदर ने कुछ दिनों कबल एक इंटरव्यू के दौरान एंकर के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि 300 बिलियन डॉलर्स, 350 बिलियन डॉलर्स जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि अमेरिका की जानिब से हमें इतनी इमदाद दी गई, तो मुझे तो 75 बिलियन डॉलर्स याद है, बाकी कहाँ गई मुझे कोई पता नहीं। ये यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अपने अल्फाज, कैमरे के ऊपर ये अल्फाज जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं और इनका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप को यही गुस्सा था कि एक तो इसने 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसा लिया हमारे अवाम के टैक्स का और फिर मुकर गया। इसने कहा मुझे तो 75 बिलियन डॉलर्स याद हैं, बाकी तो मुझे याद ही नहीं। फिर डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए एक और इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया के ट्रैप में मुकम्मल तौर पर फंस चुका है और ये रशिया की डिस इंफॉर्मेशन का शिकार है जो डोनाल्ड ट्रंप है। अब डोनाल्ड ट्रंप के वीपी जेडी वैंस ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा, डेली मेल को इंटरव्यू दे रहे थे तो जेडी वैंस ने ये कहा कि हमारे सदर पर तनकीद करने से या फिर हमारे सदर को क्रिटिसाइज करने से यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बाज रहना चाहिए, वरना खमियाजा यूक्रेन के सदर को भुगतना पड़ सकता है। अब ये किस खमियाजे की बात कर रहे हैं मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। जेडी वैंस ने जिस तरह की बात की है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो खैर कुछ भी नहीं छोड़ा। मस्खरा और डिक्टेटर भी यूक्रेन के सदर को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कह दिया गया है। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। But think of it, a modestly successful comedian. President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won. The United States has spent $200 billion more than Europe, and Europe's money is guaranteed. They get their money back. It's a form of a loan. Nobody knows that. I know that. I said, why isn't somebody saying, we do it the same way? And we spent much more money. We have to equalize. But while the United States gets nothing back, so they get their money back. It's a loan. On top of this, Zelensky admits that half of the money that we sent them is missing. They don't know where the money is. He said, well, we don't know where half of it is. That's great, wonderful. He refuses to have elections. It's low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, oh, no, his polls are good. Give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, Yasser, to say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia.
something all admit that only Trump is going to be able to do in the Trump administration. We're going to be able to do it. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने यूक्रेन के सदर पर तनकीद करते हुए ये कहा कि ये आम सा कॉमेडियन हमारे से $350 बिलियन ले गया हमारे पिछले सदर से, और हमारे पिछले सदर ने इससे सवाल तक नहीं किया, लेकिन मैं तो सवाल भी करूंगा और पैसा इससे निकलवाऊंगा। रेयर अर्थ की मद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं यूक्रेन से पैसा निकलवाऊंगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डिक्टेटर कहा और ये कहा कि इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये इक़्तिदार से चिपके रहने की वजह से इसने जंग को लटकाए रखा। हालांकि जंग को बंद कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप की इस तकरीर के बाद मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क समेत जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने तो यूक्रेन के सदर की क्लास लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब इसका मकसद मैं आपको बता दूं क्या है। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद सिर्फ एक है कि रेयर अर्थ्स को इनकार क्यों किया गया यूक्रेन के सदर की जानिब से। रजीम चेंज के तो आपको मालूम है कि माहिर बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, ये रजीम चेंज करेंगे यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के सदर को हटाएंगे और नए इंतखाबात करवा कर यूक्रेन के अंदर कोई अपना जो सदर है, अपना जो सरबराह है, वो लाकर बिठा दिया जाएगा अमेरिका की जानिब से, और फिर रेयर अर्थ्स जो हैं वो अमेरिका ले जाएगा और यूक्रेन के इलाके रशिया ले जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है और यूक्रेन के सदर का ये जवाब ना डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लग रहा है, जो रेयर अर्थ्स के मामले पर जवाब दिया गया। और जेडी वैंस को भी मैं आपको बता दूं कि वही तकलीफ है कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के साइडलाइंस पर जेडी वैंस ने वो जो डॉक्यूमेंट था रेयर अर्थ्स वाला, वो यूक्रेन के सदर से दस्तखत करवाने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के सदर ने उस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तो अब घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो ये घी जो है वो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। और एक बहुत अच्छा बहाना तो इनके पास है कि यूक्रेन के मौजूदा सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जो इंतखाबात हैं वो नहीं करवाए थे गुज़िश्ता साल, और इस वजह से नहीं करवाए थे। मैं आपको वजह भी बता दूं कि यूक्रेन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसमें ये कहा गया है कि अगर मुल्क हालत जंग में हो तो आइन ये कहता है कि मार्शल लॉ है मुल्क के अंदर, तो मार्शल लॉ की सूरत में मुल्क में इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। तो जब तक ये जंग जारी रहेगी तो यूक्रेन के अंदर सदारती इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन रजीम चेंज तो हो सकता है, अमेरिका अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। और अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है कि यूक्रेन का सदर अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है रेयर अर्थ्स वाला, इस पर दस्तखत कर दे। एक और नुमाइंदा जो अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए रशिया और यूक्रेन है, जो कि मशरिक वस्ता के अंदर टेबल के ऊपर तो आपको मालूम है कि मौजूद नहीं थे, वो कीव पहुंच गए हैं, यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंच गए हैं यूक्रेन के सदर को एतमाद में लेने के लिए। अब ये एतमाद में लेने का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि यूक्रेन के सदर को रेयर अर्थ्स वाले मामले पर या फिर रशिया वाले मामले पर कंबाइन एतमाद में लेने की कोशिश की जाएगी अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी की जानिब से। और यूक्रेन के सदर ने ये कहा कि आने दो इसको। अभी मुलाकात नहीं हुई, इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन यूक्रेन के सदर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये कहा कि अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी को आने दो, मैं इसको यूक्रेन का दौरा करवाऊंगा और यूक्रेन के अवाम से ये खुद पूछ ले कि मैं कितना फेमस हूँ यूक्रेन के अंदर। मैं अभी भी फेमस हूँ, मैं आपको बता दूं, बल्कि दिखा देता हूँ कि कितना फेमस रह गया है यूक्रेन का सदर। एक्चुअल जो डेटा है, जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो तो खैर 4% पर ले आए थे इसकी पॉपुलैरिटी को, अब इतनी भी क़यामत नहीं आई। बहरहाल इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हुई है। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा कि कहाँ 90% पर ये खड़ा हुआ था और अब तकरीबन आधी इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो 2025 के डेटा के मुताबिक, 2025 के सर्वे के मुताबिक जो है वो 50% से कुछ ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी रह गई है अवाम के अंदर। यानी कि इंतखाबात करवाएगा तो इस तरह से तो इसे कामयाबी नहीं मिलेगी जिस तरह से इसे कॉमेडियन से ये एक मूवी के अंदर गया और उस मूवी में इसने सदर का रोल जो है वो प्ले किया था और बड़ा अच्छा सदर इसने बन के दिखाया था उस मूवी के अंदर। बॉलीवुड की भी इससे मिलती जुलती एक मूवी है, एक दिन का सीएम जो अनिल कपूर बने थे, उस टाइप की इसकी ये मूवी थी जिसमें इसने सदर का रोल जो है वो निभाया था और बहुत अच्छा सदर बनकर इसने दिखाया था। फिर ये इस मूवी के हिट होने के बाद यूक्रेन का सदर सदारती इंतखाबात में ही उतर गया था और इसे 90% से ज़्यादा वोट्स जो हैं वो यूक्रेनियों ने देकर जिता दिया था। लेकिन अब यूक्रेनियों को समझ आ गई होगी कि फिल्म नहीं चल रही बल्कि ये रियल लाइफ है और इसमें जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनसे ये अदाकार पंगा लेकर बहुत बुरी तरह से फंस गया है। अब ये देख लें कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इस सारी सूरत हाल को
انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جو مذاکرات ہو رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر ان کو پازیٹیو قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ میں بہت جلد ڈونلڈ ٹرمپ سے مشرق وسطیٰ کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر ملاقات کرنے والا ہوں۔ کرملن کے ترجمان سے جب یہی سوال پوچھا گیا کہ کب ملاقات ہوگی، تو کرملن کے ترجمان نے کہا کہ 10 دن کے اندر اندر ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کی ملاقات ہو سکتی ہے سعودی عربیہ کے اندر۔ پھر ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ یورپ کو اور یوکرین کو مذاکرات کے اندر شامل کیا جائے گا، یعنی کہ یورپ کو اور یوکرین کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا زیادہ یورپ اور یوکرین گھبرا رہے ہیں۔ فرانس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میٹنگ بلا لی تھی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے، یورپین لیڈرز نے سر جوڑ لیے تھے کہ امریکہ کے خلاف کیا فیصلہ کیا جائے، لیکن سر بہت کم تھے۔ تمام کے تمام یورپین لیڈرز نہیں آئے، یورپین یونین کے لیڈرز بھی نہیں آئے۔ فرانس کے صدر نے ایک اور میٹنگ بلا لی اور اس میں جسٹن ٹروڈو اور بالٹک سٹیٹس اور وہ لیڈرز جو اس پہلی ملاقات کے اندر شامل نہیں تھے ان کو مدعو کیا گیا فرانس کے ایمانوئل میکرون کی جانب سے۔ اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور یوکے کے کیئر سٹارمر اگلے ہفتے وائٹ ہاؤس جائیں گے اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے یا تو پاؤں پکڑیں گے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو وارن کریں گے اپنے الائنس کو لے کر، اپنے فیصلوں کو لے کر، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فیصلے نہ کیے جائیں یا پھر رشیا پر اعتبار نہ کیا جائے۔ تو اس طرح کا دورہ جو ہے وہ سکیجول ہو چکا ہے۔ بہرحال رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ یورپین لیڈرز ڈونلڈ ٹرمپ کو روس کے خلاف کر بھی لیتے ہیں، ویسے تو یہ پاسبل نہیں لگ رہا، جہاں تک یہ لڑائی میں نے آپ کو بتایا کہ پہنچ چکی ہے۔ چلیں فار سپوز یہ کر بھی لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ولادیمیر پوٹن کے خلاف کہ اس پر اعتبار نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو روس جنگ کے لیے بھی تیار ہے۔ تیار کیا ہے، بلکہ جنگ تو رشیا کی جانب سے جاری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی رشیا کے حملے رپورٹ ہوئے ہیں، یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر کو رشیا کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا، یعنی کہ کتنا زیادہ اریٹیٹنگ ہوگا یہ حملہ جو کہ رشیا کی جانب سے کیا گیا۔ اور اسی پیس کے ساتھ، اسی رفتار کے ساتھ، اسی اسٹریٹجی کے ساتھ رشیا کے صدر 3 سال اس جنگ کو لے کر چلتے رہے، اتنا لمبا لٹکا دیا کہ کبھی کبھی تو درمیان میں ہم بھی تنگ پڑ جاتے تھے کہ بھائی بدل لے اپنی حکمت عملی۔ لیکن آج جبکہ اس جنگ کو 3 سال مکمل ہونے کو ہیں تو ثابت ہوا کہ رشیا کے صدر کی اسٹریٹجی بالکل درست تھی، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ قسمت بالکل درست تھی رشیا کے صدر کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گیا اور یہ اس جنگ کو بات چیت کی ٹیبل پر لے آیا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کا صدر بننے میں بھی یورپین لیڈرز کے مطابق روس کے صدر کا ہی کردار ہے کہ اس نے اس الیکشن کمپین کے سٹارٹ ہونے کے بعد اس جنگ کو تقریباً 1 سال مزید رشیا کے صدر نے کھینچا، کیونکہ رشیا کے صدر کو معلوم تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی امریکہ کے صدر بنے گا، اور اگر نہیں بنے گا تو یورپین لیڈرز کے مطابق رشیا کے صدر اسے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے صدر بنا دے گا، اور یوکرین جنگ کا پانسا جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن اس طرح سے پلٹ دے گا، اور پانسا تو پلٹ دیا۔ بہرحال ان الزامات کو نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے بلکہ ولادیمیر پوٹن نے بھی غلط قرار دیا اور مسترد کیا۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے انتخابات نہ بھی جیتتا تو یہ جنگ تو خیر جو بائیڈن اور یہ یورپین کنٹریز جیت نہیں سکتے تھے، ہاں دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں ضرور دھکیل دیتے۔ یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ اس نے کہا کہ میں دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے میں نے بچا لیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو بیٹھک میں نے لگائی ہے تو تیسری عالمی جنگ سے میں نے دنیا کو بچا لیا ہے۔ لیکن یورپین لیڈرز اور اینالسٹس بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ چلیں روس جنگ کو تو آپ نے بند کر دیا، لیکن اپنے ہی اتحادیوں کے ساتھ جس نئی جنگ کا آغاز آپ کی جانب سے کیا گیا ہے تو یہ امریکہ کے لیے یہ جنگ اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگی، اور کمیونسٹ کنٹریز پر یہ ٹرسٹ کرنا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اب یورپین کنٹریز یہی بات سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے ہفتے وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، اور یوکے کے کیئر سٹارمر کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا سکیں گے؟ جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح کی لڑائی ہے جو کہ اتنی بڑھ چکی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے تو ایسا نہیں لگتا کہ یورپین کنٹریز کو کوئی کامیابی ملے گی۔ بہرحال یہ آخری کوشش یورپین کنٹریز کی جانب سے کی جائے گی جس کا فیصلہ پیرس کے اندر ہونے والی میٹنگز کے اندر کیا گیا ہے۔ نظر رکھیں گے کامنٹس باکس میں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔